तो आपको समझ में आए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केवल कुंडली में योग देख लेना और कह देना कि भाई आपने करोड़पति के योग हैं, आप तो ये बनेंगे, आप तो वो बनेंगे, और पता चला ऐसी कोई दशा उसको मिली ही नहीं। एक कुंडली आपके हाथ में आई जिसमें बहुत कमजोर से योग बने हुए हैं, कुंडली देखने में भी अच्छी नहीं लग रही आपको कि थोड़ा उसमें बल नहीं है, लेकिन उसको दशाएं ऐसी मिल गई कर्म के समय, यानी 20 साल से लेकर के 60 साल तक, कि जो एकदम उसको केंद्र त्रिकोण की सारी दशा मिल गई। और ऐसा नहीं कि केंद्र त्रिकोण की दशा आपको उठा ही देगी, और भी चीजें देखनी है। वो जो दशा कह रही है, दशा में कल जैसे मैंने बताया आपको कि दशा जो कह रही है, उस दशा का सेकंड हाउस प्लेनेट देखिए कि कहाँ से बोल रहा अर्निंग करने के लिए। अगर वो व्यक्ति वहां से अर्निंग भी कर रहा है तो आपको एक हल्की सी लगने वाली कुंडली का व्यक्ति भी बहुत अच्छा अपने जीवन को चला सकता है और अपनी प्रॉपर्टी या अपना जो भी उसको चाहिए वो बना सकता है। और एक दिखने में बहुत अच्छी लगने वाली कुंडली, लेकिन उसको दशाएं नहीं मिली अच्छी, तो ऐसा व्यक्ति तो फिर नहीं काम कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, महादशा और दशा अंतरदशा, फिर ग्रह का गोचर। जब तक कि दशाएं नहीं कहेंगी तब तक कोई काम नहीं होगा। ये नहीं कि आपने सिंपल कुंडली में देख करके आपने एनालिसिस कर दी कि भाई आपके साथ ये होगा, आप में तो ये होगा वो। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी क्लास में दिया था कि किसी कुंडली में आप देख रहे हैं उसका पढ़ने के लिए एजुकेशन हाउस बहुत अच्छा है, मरकरी अच्छा है, एजुकेशन 5th हाउस अच्छा है, 4th हाउस भी अच्छा है, सारे वहां पे उच्च के प्लैनेट बैठे हुए हैं, मतलब अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, और फिर भी उस व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब उसकी एजुकेशन लेने का जो टाइम था उस वक्त चलने वाली दशा और अंतरदशा उसकी एजुकेशन को सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो कहां से एजुकेशन अच्छी होगी। इसलिए किसी भी कुंडली में योग बताने से पहले या उस कुंडली की एनालिसिस करने से पहले आप ये देख लीजिए कि व्यक्ति के ऊपर दशाएं कौन कौन सी आती हैं। इसीलिए जितनी भी बुक्स हैं जो फलादेश करती हैं या जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो हमेशा चंद्रमा को इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के कारण ही तो जो दशा होती है स्टार्ट होती है, चंद्रमा के कारण ही तो दशा स्टार्ट होती है। तो चंद्रमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दशा जब हमारा बर्थ हुआ तो हम किन दशाओं को लेकर के चल रहे हैं, या हम जब काम करेंगे, जब हमारे जीवन में पैसा कमाने का समय आएगा तो हमारे ऊपर कौन कौन सी दशाएं से हम होकर के गुजरेंगे, वो एनालिसिस आपको एक्यूरेट करके देगी। तो जो ये क्वेश्चन आज हमने पढ़ा और इस प्रकार की बातें उस पर चल रही थी कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है तो जब शादी होगी तो पैसा कमा लेगा व्यक्ति। क्या ये अब आपको तार्किक लग रहा है क्या? पहली बात तो उसका एनालिसिस ही गलत थी। 2nd हाउस में बैठे प्लैनेट ये बताते हैं कि व्यक्ति कहाँ से पैसा कमाएगा, कहाँ से पैसा कमा सकता है, नॉट कमाएगा, क्योंकि ये कार्मिक चीजें हैं, इसमें कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे कि 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा तो शादी कर लीजिए तो पैसा आने लगे। भाई कहां से आएगा पैसा? पत्नी नौकरी करेगी। अब कोई बोलेगा दहेज, तो दहेज का जो हाउस है वो तो 8th हाउस है ना। जो अनअर्न्ड मनी है, जो आपने नहीं कमाई, जीवन बीमा का पैसा, ग्रेजुटी का पैसा जो आपने नहीं कमाया, दहेज में मिलने वाला पैसा,
अपने बाप गुरुजी दादाओं से मिलने वाला पैसा वो तो 8th हाउस है ना, 7th हाउस का। गुरुजी इसमें 10वें घर के उसको नहीं देखेंगे जो 10वें घर में बैठा है ग्रह वो उसकी किस वो जो 10वें घर में जो बैठा वो आपको कर्म करने की बात कर रहा है। जी वो तो कर्म करने की बात कर रहा है कि आप वहां से जुड़कर अपना प्रोफेशन करेंगे। जो 10th हाउस में प्लेनेट बैठा है, जी पर अगर उसकी दृष्टि दूसरे घर पे है तो वो उससे संबंधित काम भी तो करेगा ना गुरुजी। नहीं, लेकिन अगर 2nd हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो उसकी दृष्टि फिर नहीं ले जाएगी। नहीं अगर वो प्लान है ही नहीं तो नहीं तो फिर जो 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो मुझे लगता है गुरु ही होगा फिर तो, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि होगी जी और तो कोई हो ही नहीं सकता फिर। गुरु होगा। गुरुजी गुरु की लॉर्डशिप क्या है कि गुरु 10th हाउस में बैठा है तो जी ये प्लेनेट बताने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति गुरु जिस हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए है जिस हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए है उस हाउस से रिलेटेड अगर वो काम करेगा तो वो अपना प्रोफेशन भी अच्छी तरह से कर लेगा और साथ में पैसा भी वहां से बना लेगा। तो गुरुजी अगर मान लो लॉर्डशिप गुरु बेशक से 10वें घर में बैठा है लेकिन उसकी लॉर्डशिप सपोज करो चौथे घर की है या 7वें घर की है तो इस टाइप से गुरुजी फिर वो उन घरों से रिलेटेड काम करे चौथे घर बिल्कुल। से वो चौथा देखिए, चौथे हाउस से है तो चौथा हाउस किस चीज का होता है? स्कूल माता से का हो रिलेटेड गया घर का एक्टिविटी हो गया होता है। चौथा हाउस स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटी होता है, एजुकेशन होता है ना, तो ऐसा जी व्यक्ति स्कूल में पढ़ा सकता है। चौथा हाउस के अपने घर से रिलेटेड कोई काम कर लेगा, अपने घर से ही वो काम कर लेगा तो भी उसको सक्सेस मिलेगी। चौथा हाउस इस जैसे चीज का होता है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस टाइप वर्क से फ्रॉम होम है एकदम, यस अप्लाई, एकदम अप्लाइड है। जो व्यक्ति अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का काम कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति वास्तु का काम करे, अपने घर से ही वास्तु करे। अब वहां पे 7th हाउस की भी लॉर्डशिप उसके पास आ गई तो इसका जी व्यापार कर ले। ये नहीं कि 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, मतलब अब क्या आप ये कहेंगे कि 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया तो शादी के बाद काम करोगे, मतलब उससे पहले क्या करोगे? घूमोगे। कितनी गलत प्रेडिक्शन है। अगर आपको गुरुजी अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी भी करता है सपोज कोई टीचर तो खैर गुरु से संबंधित हो गया गुरुजी लेकिन अगर कोई अदर काम करता है जो कि गुरु से संबंधित नहीं है तो गुरु से जैसे संबंधित नहीं है सरकारी नौकरी लेकिन में कोई क्लर्क है एज नहीं, एग्जाम्पल तो क्लर्क या कोई है ना पुलिस में या कोई पुलिस में है गुरुजी एग्जाम्पल जी, तो वो गुरु से संबंधित तो काम नहीं है गुरुजी मंगल से एक तरह रिलेटेड से काम है। हाँ जी तो फिर अगर वो गुरु की दृष्टि मतलब गुरु चौथे द्वार और 12वें घर का मालिक हो गया लेकिन 10वें घर में बैठ कर दूसरे घर पे दृष्टि होगी तो उस पुलिस वाले को क्या कुछ पढ़ाने का काम भी करना चाहिए या हाँ, कुछ और भी चाहिए? एडिशनल वर्क कर ले, उसको पैसा वहां से मिलेगा। समझ जाइए उसको पैसा, जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे कि हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा 10th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, 10th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में है। तो 5th हाउस एजुकेशन का है, शिक्षा का है। मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ मैं। जी और एक तो ये हो गया, और हमारे 8th हाउस में सैटर्न है जो कि सीधा 2nd हाउस को दृष्ट कर रहे हैं। तो 8th हाउस को सैटर्न है जो सीधा 2nd हाउस को दृष्ट कर रहे हैं और 2nd हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ से भी तो पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि 8th हाउस किस चीज का है? अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, रिसर्च का है, टैक्सेशन का है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी ले ली। अब जब मेरे ऊपर शनि की क्योंकि शनि मेरे यहाँ बैठे हुए, अब मेरे ऊपर जब शनि की अंतर्दशा आएगी या शनि जब भी मुझे को सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये ज्योतिष का काम बहुत ऊपर उठ जाएगा। जी ये चीज यानी कि कोई जरूरी थोड़ा कि हर व्यक्ति एक ही तरह से काम करे। आपके पास कुंडली आती होगी और लोग पूछते होंगे कि बताइए कि हम ऐसा कौन सा काम करें जहां से धन हम कमा सकें, तो आप क्या देखेंगे? 2nd हाउस लॉर्ड, मतलब वो जॉब तो कर रहा है या कोई भी अनदर काम कर रहा है, वो बोलेगा कि नहीं कोई ऐसा काम बताइए जिससे हम जो है ना थोड़ा पैसा और कमा सकें। तो ऑब्वियस है कि 2nd हाउस को देखिए। 2nd हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा तो 2nd हाउस पर दृष्ट करने वाले प्लैनेट्स को पकड़ लीजिए। राहु है तो राहु जो प्लेनेट है तो ऑब्वियस है कि आप देख लीजिए कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के प्लेनेट को देख लीजिए। राहु और केतु में आप यही देखा करिए, परेशान ना हो जाए करिए। जिस राशि में वो बैठा है तो वो राशि का जो लॉर्ड है
वो कहाँ की हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए हैं। उस हिसाब से काम करें। उस हिसाब से काम कर लो, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। वृक्ष तो तो गुरुजी ये उस कहने का मतलब है कि सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा वो व्यक्ति के धन के सोर्स को बताएगा। ये किसी का माइक ऑन है और वो पीछे टीवी चल रही है तो प्लीज ऑफ कर लें। तो वो उसके धन के सोर्स को बताएगा, ना कि ये बताएगा कि भाई जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया तो आप ये कहते हैं आप एक्सीडेंट करा लीजिए आपके पास धन आएगा। कैसे आएगा? धन कमाना एक कार्मिक चीज है, कैसे आएगा? तो गलत बात है। एक तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बोर्ड का लिखना था कि पहले हर एस्ट्रोलॉजर ने बात बताई। अभी मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ। एक तो एस्ट्रोलॉजर की भी मैं बता रहा हूँ क्या गलती हुई, ये गलती हुई। दूसरी, जिसने भी देखा उनके हॉरोस्कोप को, उसने दशाओं की एनालिसिस ना करके केवल हॉरोस्कोप की एनालिसिस करी। हॉरोस्कोप की एनालिसिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दशा की एनालिसिस करना। दशा की एनालिसिस करना कि जो दशाएं चल रही हैं, क्या जब वो व्यक्ति कर्म करेगा तो कौन सी दशा उसको मिलेगी, क्या वो दशा उसके काम के लिए सपोर्टिव है। दूसरी प्रॉब्लम, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, जिस व्यक्ति ने अपनी कुंडली वहां पे डाली और जो ये बता रहा है कि मुझे सारे एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बताई कि जब मैं शादी हो जाएगी तो मेरे पास धन बहुत आएगा, ऐसा बताया गया, और अब मैं एकदम कंगाल हो चुका हूं। मतलब उसका कहना था वो कंगाल हो चुका है शादी के बाद से। तो उस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, बता सकता है कोई? हमने कई बार क्लास में बताया। गुरुजी जी, उस कुंडली पर ही हुआ, उसके बताने पर ही वो आश्रित हो गया। गुरुजी गुरु खराब था जिसके कारण को सही डाल नहीं दिया। जिसकी कुंडली में जुपिटर खराब होते हैं उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। वो दुनिया को दोष भले दे, असलियत है कि उसके जुपिटर ही खराब है। तो क्या जिस व्यक्ति के जुपिटर खराब है तो क्या उसको कभी गाइडेंस नहीं सही मिलेगी? हकीकत तो यही है। लेकिन जिसका जुपिटर खराब है, और अब आप देखिए उसने एक्टिविटी क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर, घर के बड़े बुजुर्ग, मतलब जो 9th हाउस जो चीजें हैं उनका वो जीवन में अपमान कर रहा है। रिचुअल्स, परंपराएं, अपने घर के संस्कार को ना मानना, ये सब गुरु जिसका खराब है उसको तो कभी भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, उसको तो मानना चाहिए, तो गुरु सही हो जाएगा। ये है उपाय। गुरुजी कैसे मानेगा? कैसे? इसीलिए तो नहीं मान रहा है ना। एकदम सही बात है, लेकिन उसने ये चीज करके और प्रूव किया कि जुपिटर जो उसको प्रीवियस लाइफ में जो उसने खराब कर्म किए, हो सकता है बचपन में भी उसने किए हो, अपने गुरु को गाली दी हो, या क्या नाम है अपने माता पिता का सम्मान ना किया हो, क्योंकि भाई 9th हाउस गुरु में क्या, पंडित, मंदिर के पुजारी हो गए, मंदिर के पुरोहित हो गए, धर्म स्थान हो गया, भगवान हो गए, यानी कि लक से मिलने वाली सारी चीजें। गुरु भी तो लक से ही मिलते हैं ना। किसी का लक खराब है, गुरु थोड़ी ना उसको मिल जाएंगे, सही सलाह नहीं मिलेगी, सही। अब हम कह रहे किसी व्यक्ति का गुरु खराब है और साथ में ये सारी चीजें वो कर रहा है, तो आप मान के चलिए वो और ही अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तो वो दुनिया को दोष दे रहा है, बट असलियत तो ये है। और चलिए खराब हो गया कोई बात नहीं, कोई चीज परमानेंट तो होती नहीं, बट उसका उपाय तो होता है ना। जो भी, अब कोई भी गुरु बहुत अच्छा लिए बैठा है तो खैर वो तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर हम करें कोई गुरु अच्छा लिए बैठा है और वो संगत के कारण उसने अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने घर में होने वाले संस्कार का उसने माना नहीं, तो गुरु अच्छा होते हुए भी खराब हो जाएगा। गुरु अच्छा होते हुए भी खराब हो जाएगा। ये जो एस्ट्रोलॉजी है यही आपको सिखाती है कि आचरण कैसे करना है। एक तो भाई चलिए हमारा गुरु खराब है, और एक हम अपने कर्मों से गुरु खराब कर दो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई। तो यानी देखिए किस प्रकार के संबंध वहां पर बने,
न उस व्यक्ति को सही राय मिल पाई, न उस व्यक्ति को सही चीजें मिल पाई, और वो अब जीवन भर वो दोष देता रहेगा। जितना दोष देगा गुरु उसके उतने ही खराब हो जाएंगे। और गुरु किस चीज के कारक हैं बताइए? धन के, ज्ञान के, धन के, संपत्ति के, ज्ञान के, पुत्र के, आपके घर में जो संतान है उसके, आपके मकान के सुख के, सभी प्रकार के सुखों के कारक बृहस्पति हैं। दैवी कृपा के, आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं और आपको कोई एक ऐसी दैवी कृपा मिल जाए कि उस परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएं, देखिए गुरु आपका। तो कुछ लोग तो अपने कर्म से ही गुरु खराब कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति के साथ तो जितना वो ऐसा काम करता रहेगा उतना ही उसके गुरु खराब होते जाएंगे, उतना ही उसके गुरु क्या होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, उतना ही कंगाल होता चला जाएगा। जी क्या? गुरु उच्च के हैं और केतु साथ में बैठे हैं, तो केतु से पीड़ित हो गए। देखिए, गुरु उच्च के हैं और केतु साथ में बैठे हैं तो थोड़ा तो गुरु को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन केतु और गुरु एक ही मानिए। उपाय बता दें इसका उपाय। गुरुजी, केतु उनके शिष्य से इतना प्रॉब्लम। गुरुजी हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे नहीं है। और इसका उपाय ये है, केतु जी, केतु आपके पूर्वज हैं। आप कहाँ से आए हैं वो केतु है, कहाँ जा रहे हैं वो राहु है। मतलब हमने जीवन लिया वो केतु, और हम जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो राहु बताएगा। यानी हमारी उत्पत्ति ही केतु है। गुरु जी, गुरु के साथ केतु है तो खराब होता है गुरु? हाँ, केतु जिस प्लेनेट के साथ जाएगा वो उसको खराब करेगा। तब उसका हम उपाय बताते रहे, आज से वो प्लेनेट बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसके साथ भी ये समस्या है, मेरे साथ बताइए। मेरे साथ भी है गुरु जी। कोई भी हम बता देते। लेकिन आप पहले समझिए केतु कौन है। केतु आपके पितृ हैं। केतु आपके पितृ हैं, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई वो केतु हैं। तो जिसका भी केतु कहीं से गड़बड़ करे, आप गारंटी ले रहा हूं इस उपाय की मैं, हर महीने में एक अमावस्या आती है और अमावस्या का दिन पितरों के नाम किया गया है। जी, महीने में एक अमावस्या आती है और अमावस्या का दिन पितरों के नाम पे किया गया है। आप अमावस्या के एक दिन, जो अमावस्या आती है महीने में एक दिन, उस दिन अपने पितरों के नाम का कुछ न कुछ अपनी शक्ति के बराबर दान दे दीजिए। जी गुरुजी। आप जैसा ही 4-5 महीने ऐसा करेंगे, पूरी बात हो जाने दीजिए, तब बोलिए ना, बीच में फिर चीजें खत्म हो जाती है। महेश शर्मा कैसे का चालू है यार? आवाज नहीं आ रहा था, उधर से सब बज रहा था। गुरु जी फिर से बताइए गुरु जी। हम ये बोल रहे हैं कि बीच में बोलिएगा नहीं, क्योंकि फिर वो रिदम टूट जाता है ना। और आवाज कोई मत चालू करो। केतु जो है वो आपके पितृ हैं। आप जहां से उत्पन्न हुए हैं, जहां से आप उत्पन्न हुए वो है केतु, आपके पितृ। और महीने में एक दिन, देखिए केतु और गुरु में बस इतना ही अंतर है कि केतु आपके पितृ हो गए और वहां वो चीजें आप लेकर आए हैं, वो चीजें आप लेकर के आए हैं। जहां पर केतु बैठता है वह चीज उस व्यक्ति को बिना प्रयास के ही आ जाती है। वह चीज उस व्यक्ति को बिना प्रयास के ही आ जाती है, उस पर ज्यादा उसको वर्क नहीं करना पड़ता। जी। क्योंकि हमारा प्रीवियस ही केतु है। अब हमारे प्रीवियस कौन हुए? हमारे पितृ हुए। जी। तो महीने में एक दिन पितरों को दिया गया। बाकी तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू सभ्यता में पूरा पितृपक्ष होता है, यानी पूरा पक्ष, यानी 15 दिन का एक पितृपक्ष होता है। जी। उस दिन तो आप
अपने पितरों के नाम पे जल जरूर दीजिए, और जब भी कोई तिथि या जो भी होता है उस दिन पूरी जो विधि विधान होता है उस विधि विधान से उसका पालन करिए। लेकिन हमारा कहना है कि भाई बीच में मत बोलिए। गुरुजी लेकिन जिसको पिता है ना, नहीं, पिता पितृ से लेना देना नहीं है। पितृ हर वो व्यक्ति, आपके बाप, आपके दादा, मतलब सब पितृ हो गए, जो भी नाना दादी, ये सब पितृ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पितृ हैं। पितृ का मतलब पिता नहीं, पितृ का मतलब हो गया आपके बाबा दादा, मतलब ये जितने भी आपके खानदान जो चाचा, संसार में नहीं है, जितने भी, हाँ, जो इस दुनिया में नहीं है, और उनको आपने सत्पिंडन किया होगा जब आपने करते हैं, मतलब कि जब संस्कार करते हैं, दाह संस्कार, तो उसमें द्वादशा वाले दिन, उससे पहले या द्वादशा वाले दिन सत्पिंडन किया जाता है। सत्पिंडन क्या है? जी, जी। सत्पिंडन है, मिलाना मरे हुए आदमी। नहीं, सत्पिंडन, पहले बात सुनिए, सपिंडन कहलाता है जो व्यक्ति मर गया वो प्रेत है, जी, आप उस प्रेत को अपने पितरों में मिला देना सत्पिंडन कहलाता है। जी गुरुजी। अपने पितरों को मिला देते हैं। पितरों में मिला देना। हम्म, जो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हुई, तो किसी व्यक्ति की डेथ हुई तो जब तक सारे संस्कार चलते रहेंगे, 13 दिन 12 दिन 13 दिन, वो प्रेत की अवस्था में रहेंगे। लेकिन जब सत्पिंडन कराया जाता है, वो प्रेत को आप पितृ में मिला देते हैं। अब वो पितरों में मिल गए, तो आप जो जल देंगे तो उनको भी मिलेगा। अगर सत्पिंडन नहीं हुआ तो आप जो जल देंगे उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो प्रेत ही योनि में रह गए ना। जी, तो प्रेत को पितृ में मिला देना। पितृ कौन है? आपके पूरे खानदान में जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग जिनका देहांत हो गया है और उनको आपने सत्पिंडन करके पितृ में मिला दिया है, वो पितृ हैं। और वही पितृ कुंडली के अंदर केतु है। जब जब आप अपने पितरों को किसी प्रकार से सम्मान नहीं देते तो वो बहुत दुखी होते हैं, और फिर उनका जो श्राप होता है वो आपको ग्रहों के द्वारा मिलता है। सनातन धर्म में ये कहते हैं कि पितृ के आगे विष्णु भगवान और शंकर भगवान भी झुकते हैं। यानी अगर आपके पितृ आपकी कुंडली में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी केतु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी भी ग्रह की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपका बुरा कर ले। इतना बड़ा संज्ञा दी गई है पितरों की, जिसको अनजाने वश या कुछ लोग जान करके नजरअंदाज करते हैं। तो वह केतु के द्वारा वह ग्रह पीड़ित होकर के, केतु पीड़ित होकर उस ग्रह को क्या करेंगे? परेशान करेंगे, पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। अब अगर हमने अमावस्या के जो, अब ये नहीं करेंगे आप भाई पूरा भोज करवाइए, भाई आपके पास जो है यथाशक्ति दान दी दीजिए पंडित जी को मंदिर में जा करके। अरे भाई आप आटा ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, मिर्चा ले लीजिए, मिर्चा तो नहीं दिया जाता है, जितनी भी सब्जी, कुछ सब्जियां ले लीजिए, ले करके कुछ नहीं, मतलब आप खाना खिला दीजिए किसी एक व्यक्ति को, बाहर से, घर से बना के, नहीं तो बाहर से ले करके। नहीं तो जो खाना बनाने की जो वस्तु वो कितने की आएगी? 100 से 150 रुपए की आएगी सब सामान, अगर थोड़ा 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 लेंगे एक व्यक्ति के भोजन का, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी। और यकीन मानिए अगर आपने 5 से 6 अमावस्या ऐसा काम कर लिया तो केतु चाहे जितने हम करें 6ठे 8वें 12वें में क्यों ना बैठे हो, केतु 12वें तो बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे जितनी खराब स्थिति में केतु बैठे हो वो सही फल करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर केतु शनि के साथ बैठे हैं तो शनि को वो फ्री कर देंगे, तो व्यक्ति अपने कर्म में, अपने प्रोफेशन में एकदम उठने लगेगा। केतु गुरु के साथ बैठे हैं तो गुरु क्या है? सभी प्रकार के सुख उनको फ्री करेगा। तो केतु वहां गुरु जो है फ्री होके उस व्यक्ति को सब कुछ, केतु खुद कुछ नहीं देंगे, केतु पितृ है, वो प्लेनेट से दिलवा देंगे आपको। केतु बुध के साथ बैठ गया
उस व्यक्ति को वाक शक्ति इतनी दे देंगे, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर कर देंगे, वाणी में ओजस्ता दे देंगे। केतु चंद्रमा के साथ बैठ गया, मानसिक स्थिति बढ़ा देंगे, बहुत अच्छी सुदृढ़ कर देंगे। चंद्रमा भी धन का कारक है, धन की स्थिति बढ़ा देंगे। केतु शुक्र के साथ बैठ गए, सभी प्रकार के सुखों को दे देंगे, वैवाहिक सुख को दे देंगे, उपभोग की चीजें दे देंगे, घर दे देंगे, वाहन दे देंगे। ये है उपाय। तो हमने मंगल के साथ दे दिया, आपके अंदर इतनी ताकत दे देंगे, आप साहस भरे कार्य कर सकते हैं। गुरुजी मंगल के साथ तो बता तो रहे ना, तो मंगल के साथ दे देंगे तो मंगल के साथ साहस उत्पन्न कर देंगे, आपके भाइयों को सही कर देंगे, आपको अपने दोस्तों अपने भाइयों का सपोर्ट मिलने लगेगा। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी लोगों की, तब सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो यानी केतु, अब जिस सब सारे ग्रह का तो आपने पढ़ ही रखा है क्या क्या कारकत्व है। तो केतु अगर फ्री होकर दिया उस प्लेनेट को तो ऑटोमेटिक वो चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल होने लगेगी। तो केतु का तो यही सबसे बढ़िया उपाय है, इससे बढ़िया कोई। और केतु का उपाय करने से बढ़िया एक तो पितृ का उपाय करिए और दूसरा गुरु का उपाय करिए, गुरु का, क्योंकि केतु गुरु ही है और केतु 3 नंबर है। तो बताते हैं कि अगर गुरु केतु के साथ है तो शंकर भगवान के मंदिर में 3 केले गुरुवार को चढ़ा दिया करिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार को, और अमावस्या को तो वो जो हम बता रहे हैं वो तो काम करिए करिए। इतना नहीं कर पा रहे तो अमावस्या के दिन इतना काम तो जरूर करना है। तो गुरुजी अगर बनना यही कारण है कि गुरुजी हमसे बार बार गुस्सा हो जाते हैं जो दीक्षा गुरु हैं। लेकिन एक बात है, लेकिन हम अपनी भाव नहीं बदलते, हम हर समय अपना जो भाव रखते हैं तो 10 दिन गुस्सा रहेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। तो आप अपने भाव नहीं बदल रहे तो आप अपने गुरु को सही कर रहे हो, लेकिन वो नाराज हो जा रहे हैं क्योंकि केतु गुरु है। तो केतु सही कर लीजिए, सही हो जाएंगे सब चीजें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चीजों को किस प्रकार से फलादेश करना है वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आएगा तो आप इसी प्रकार की गलतियां करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रह छोड़िए, आपकी कुंडली में क्या योग बना है क्या नहीं बना है, सबसे पहले महादशा पकड़िए जो कल मैंने आपको बताया। आपकी कुंडली में लाख अरबपति करोड़पति का और खाकपति का योग बना है, लेकिन अगर आपको दशाएं अरबपति खरबपति के अनुसार नहीं मिली तो वो योग फलीभूत नहीं होगा। और अगर आपको दशाएं अच्छी मिल गई अपने जीवन काल में तो चाहे जितने आपके कंगाल के योग बने हो वो चीजें आपके साथ हमेशा अच्छी हो जाएंगी। इसलिए दशाओं पर हमेशा नजर होनी चाहिए एक ज्योतिषी की। एक ज्योतिषी की दशाएं कौन सी चल रही, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। फिर तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई उसमें से। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, जिसके पिताजी है उसको क्या होता है क्या? हाँ जी, क्या? जिसके पिता जीवित है उससे ये किया तो भी चलता है क्या गुरु केतु का? बिल्कुल। अरे भाई, आपके दादा, आपके क्या नाम, परदादा, आपके ताऊ, मतलब बड़े सब तो पितृ ही तो हैं। नहीं, कोई कोई क्या बोलते हैं, जिसके पिता जीवित है ना उनको उनका अधिकार करने का अधिकार नहीं रहता है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए माता जी नहीं है, माता जी नहीं है तो माता को, अब माता को जल, अब माता तो आपने सत्पिंडन करा के पितृ में मिला दिया, तो माता को जल तो आप भी देंगे, आपके पिताजी भी देंगे। आप नहीं देंगे क्या अपने माता को जल? नहीं, माता को दे सकते हैं ना। आप जो है, वैसे जितने भी पिता जीवित हैं तब भी आप अपने पितरों को सम्मान अपने पैसे, बस इतना करना है कि भाई हमारे पास इतना है, आप ये रहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, आप खुश रहिए। और ये गलत है कि पिता नहीं, पिता हैं तो जो हम अपने पितरों को वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पिता होने का मतलब है कि पिता का दायित्व तो हो जाता है कि अपने बच्चों की रक्षा करना, तो वो खुद ही वो सारे काम कर देते हैं, लेकिन अज्ञानवश या ना समझ के कारण वो नहीं कर पा रहे या उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो पुत्र का काम हो जाता है कि अपने पितरों को जल देना, अपने पितरों को के नाम पे कुछ ना कुछ करना। ये ऐसा वो नारायण नागबली विधि भी बताया है ना, सतपिंडी श्राद्ध नारायण नागबली विधि भी बताया है। बिल्कुल बताया होगा। सतपिंडी श्राद्ध तो अलग चीज हो गई,
सर्पेंडी श्राद्ध तो जो हम लोग करवाते हैं कि 3 अगर वंश से कोई चीज खराब आ रही है तो उसको ठीक करता है, त्रिदोष को वो ठीक करता है। और नारायण नाग बलि जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए है जिसकी अकाल मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु में उसके लिए नारायण नाग बलि है। गुरुजी संतान योग भी पितृ खुश होंगे तो ये एकदम गुरु ही तो है, संतान योग तो गुरु है। संतान कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा वो तो गुरु ही बताएंगे। उसका देखिए केतु के थ्रू वहां पे दूषित हो रहा होगा, अगर केतु सही कर लिया उस व्यक्ति ने तो ऑटोमेटिक सारी चीजें सही हो जाएंगी। ज्योतिष आपको ये बात बताता है कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो वहां पे लिखा हुआ था तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। भोजन अगर गुरुजी को भोजन ना करा सके और ये सामान लेके मंदिर में दे आए या गौशाला में, भाई सामान आपने कच्चा सामान लिया और दे आए तो आपने उन व्यक्ति को भोजन करने के लिए तो उत्तम व्यवस्था कर दी ना। आपने भोजन करने के लिए उत्तम व्यवस्था कर दी आपने। गुरुजी हम लोग तो कच्चा सामान ही दे पाते हैं। हाँ नहीं, कच्चा सामान दे दीजिए, क्या दिक्कत है। कच्चा सामान दे के उसमें जितनी भी आपकी श्रद्धा है 11, 21, 51, 101 रुपए रख के दे दीजिए। लेना कोई दोष नहीं ना, क्या हम लेना तो कोई दोष नहीं ना। नहीं, लेने से कुछ नहीं होता। हमें लोग दे देते हैं ना वो हमें कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी देना होगा। देखिए नारायण बल होगी, 17 साल का बालक खत्म हुआ है दूध क्या? से, उसका नारायण बल होगी क्या? 17 साल का बालक है, 17 साल का, हाँ उसका नारायण बल होगी क्या? बिल्कुल होगी, नारायण नाग बलि कराना जरूरी है। और सामयिक मृत्यु ही अकाल मृत्यु, जितनी भी अकाल मृत्यु हुई, असामयिक मृत्यु हुई, किसी कारण से हुई, समझ में नहीं आया, 17 साल का है बच्चा, एकदम कराना चाहिए। अकाल उसके लिए तो नारायण नाग बलि एकदम पूरी विधिवत करवाइए, पूरी विधिवत करवाइए। गुरुजी नारायण बलि और नाग में दोनों अलग अलग चीजें है ना गुरुजी? अलग एक ही चीज है, एक ही चीज है। कुछ लोग नारायण बलि बोलते हैं, कुछ लोग नारायण नाग बलि बोलते हैं, एक ही चीज है जी। दोनों में वही होता है। गुरुजी थैंक यू गुरुजी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब जैसे उसी के आगे बात कर रहे हैं कि कुंडली मिलान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। हम गुण मिलान की बात नहीं कर रहे, हम कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं। कुंडली मिलान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। भाई आवाज अपनी बंद कर लीजिए। भाई आवाज कौन है जो बंद कर ले भाई अपनी आवाज। तो कहने का मतलब है कि जो कुंडली मिलान है वो कैसे किया जाता है। गुण मिलान होता है जो कि आप चंद्रमा के नक्षत्र से उसका मिलान कर देते हैं जी, वो हो गया गुण मिलान। और एक हो गया कुंडली मिलान। कुंडली मिलान के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, वो मिलना अति आवश्यक होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे, मतलब ये अगला टॉपिक है हमारा कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में गुण मिलान भी आता है और कुंडली मिलान भी आता है, लेकिन हम लोग मेन किसकी बात करेंगे, हम लोग जो मेन बात करेंगे वो हम लोग कुंडली मिलान की बात करेंगे। कुंडली मिलान की हम लोग बात करेंगे। वासुदेव चतुर्वेदी जी अपना माइक बंद कर लीजिए वासुदेव भैया जी अपना माइक बंद कर लीजिए। गुरुजी बता रहे माइक बंद कर दो तो भी नहीं बंद कर रहे यार। गुरुजी रिमूव कर दीजिए आप, रिमूव कर दीजिए, बहुत परेशान करते हैं। जी हो गया ना आप सबका? जी गुरुजी। देखिए कुंडली मिलान एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यहाँ भी बहुत बड़ी गलती करते हैं और गुण मिलान से
क्योंकि जो आज मैंने कंप्लेंट पढ़ी उसमें भी ये बात लिखी थी कि हम मिलवाने गए थे और उन्होंने पूरा गुड़ मिला दिया था और उसके बाद भी हम लोगों के बीच में समस्या आ रही है। तो क्या अब वो एस्ट्रोलॉजर हमारी चीज़ों को सही कर सकते हैं? इस प्रकार के ब्लेम आते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, इस प्रकार की कंप्लेन सुनाई देती है। और कंप्लेन आने का एक ही रीज़न है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज नहीं रखते हैं। एक या दो किताब पढ़ लेने से एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती। शौक होना अलग बात है। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में जब आप उतरते हैं तो अगला व्यक्ति जो आपसे क्वेश्चन पूछने आ रहा है वो इस आपसे उम्मीद रखता है कि आपको सारी नॉलेज होगी, लेकिन किसी कारणवश अगर आपको वो नॉलेज नहीं होती है तो समस्या आती है और उसका खामियाजा या उसका नुकसान उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो व्यक्ति आपसे पूछने आया। खैर मैं इन सब बातों में नहीं उलझना चाहता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरी नॉलेज है तभी आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने, वरना अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करें। जैसे कुंडली मिलान की बात करते हैं, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि रिश्ते जन्म से आते हैं। ये सबने सुना है? जी गुरुजी। रिश्ते जन्म से आते हैं, इसका क्या तात्पर्य? क्या ये बात कहने वाली है? क्या ये बात ऐसे ही कह दी जाती है या इसका कोई सैद्धांतिक मूल है? गुरुजी, इसका सैद्धांतिक मूल तो है शायद। क्या है? हमने सुना है कि प्रारब्ध के अधीन आता है, प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध के तो अधीन आता है, लेकिन ये बात है कि रिश्ते जन्म से बन जाते हैं, इसका क्या मतलब है? यह वह सूत्र है जिसको आपको समझने के बाद आपके पास अगर 100 कुंडली आएंगी तो 100 कुंडली में से आप 2 या 3 कुंडली सेलेक्ट करके बता देंगे कि इस व्यक्ति की आपस में शादी होगी, यानी इस लड़के और लड़की की आपस में शादी होगी। ये वह सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या या आप उलझन में नहीं फंसेंगे। पता चला आपके पास 50 कुंडलियाँ आई, 50 में से 40 कुंडलियों में पूरे के पूरे गुण मिल रहे हैं और आप क्या कह देंगे? 40 से शादी कर लो? नहीं गुरुजी। तो वो कौन सा फार्मूला होगा जिसको देख करके आप कहेंगे कि ये शादी ठीक है? देखिए, ये पहला फार्मूला है, लेकिन केवल यही फार्मूला नहीं है। मतलब इसी फार्मूले को देख करके आप निर्णय मत लीजिए, लेकिन बाकी सारे फार्मूले में ये सबसे पहले देखा जाता है कि शादी जन्म से ही तय हो जाती है। शादी जन्म से ही तय हो जाती है। क्या है फार्मूला? आप नोट करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा क्या होता है? पैदा होता है, तो उसके जन्म समय की महादशा और अंतरदशा, जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म समय की महादशा अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं आपको बताऊंगा कि जन्म समय की महादशा और अंतरदशा आपको ये बता देगी कि ये व्यक्ति जीवन में कितना ऊपर उठ सकता है। जन्म समय की महादशा और अंतरदशा तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको पहला इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुण और मिलान से पहले इसी को ही सबसे पहले देखना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं लगा तो आप कुंडली मना कर दीजिए, आगे मत बढ़िए कि भाई आगे आप गुण मिला रहे हैं। लेकिन अगर ये फार्मूला लग गया तब अगले स्टेप की तरफ आप बढ़ेंगे। रिवाइज कर दें। तो जन्म समय की जो महादशा और अंतरदशा है वह लड़के की जन्म समय की महादशा और अंतरदशा लड़की की कुंडली में
लग्न से, लग्नेश से, सप्तम से या सप्तमेश से संबंध बनाना चाहिए। और इसी प्रकार सब लड़की की जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध, भाई जिसका भी फिर आवाज है ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, माइक बंद करो, गुरुजी का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कितनी बार बोल रहे हैं गुरुजी, इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं और माइक चालू कर रहे हैं। इसी प्रकार लड़की की जो जन्म समय की महादशा और अंतरदशा है वो लड़के की जन्म कुंडली के लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश से संबंध बनाएगी। उन्हीं दो लोगों की शादी की परमिशन है। अगर ये फार्मूला नहीं लगा है तो आप आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। आप अपनी किससे संबंध गुरुजी? लग्न, सप्तम और लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश से, लग्न या लग्नेश या सप्तम या सप्तमेश से जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध एक दूसरे की कुंडली में होना चाहिए, उन्हीं की ही शादी होती है। आप लोग अपनी कुंडली में लगा के देख लीजिएगा कि आपकी और आपकी पत्नी की जन्म समय की महादशा और अंतरदशा क्या एक दूसरे में मैच कर रही है। करेगी, 99% मैच करती है, 1% तो गलती से हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर आगे बढ़ जाएगी। तो पहला ये सूत्र है। अगर ये सूत्र आपको नहीं लग रहा है तो आप अगले सूत्र पे मत जाइए, मना कर दीजिए भाई शादी नहीं है। मैं इसी सूत्र पे ही सीधा मना कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो कुंडली दिखाने लड़के वाले या लड़की पक्ष आए हैं, अगर आप उनसे बात करने लगे ना तो आप ज्योतिष भूल जाएंगे। आपसे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे अपने घर की, गृहस्थ, और जिसका रिश्ता लेके आए उसको तो भगवान मानेंगे कि बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आपको उनकी बातें नहीं सुननी है। के.एन. राव साहब कहते हैं कि जब भी ज्योतिषी समाज और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अगर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो वो ज्योतिष के साथ अन्याय कर रहा है। आप पता चला कि आप किसी नेता की कुंडली देख रहे हैं और उसके भौकाल में आ गए हैं कि भाई उसका इतना परिचम है, वो जीत जाएगा, पता चला वो हार गया। आपने कह दिया, आपने कुंडली ना देख करके उसके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को देख लिया, आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये लोग दिखाने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन केवल कान में रुई डाल लेना और कहना जरा बाहर बैठी हमें मिलाने दीजिए। अगर नहीं, पहला सूत्र नहीं मिला, आप एक लाइन में कह दीजिएगा हम इस शादी की परमिशन नहीं देते और उम्मीद है कि शादी नहीं होगी। वो लाख आपसे विनती करेगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर आप कर लीजिएगा, हम नहीं देंगे परमिशन, या ज्योतिष इसकी परमिशन नहीं देती। अगर वो जबरदस्ती कर, पहले तो होगी ही नहीं शादी, और हो भी जाएगी तो कितने दिन चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या मैं फिर से सूत्र बोल रहा हूं? या भाई आप लोग बहुत परेशान करते हैं, अपना माइक ऑफ रखा करें। जन्म समय की महादशा और अंतरदशा लड़के और लड़की की कुंडली में लग्न या लग्नेश, सप्तम या सप्तमेश से संबंध बनाए, उन्हीं की शादी होगी। उसके बाद हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, पहला फार्मूला तो यहीं से लगा देंगे। और कभी भी जो मिलान करवाने आए उनसे बात मत करिएगा, पहले फार्मूला, उसके बाद उनसे सुनिएगा अपना। अगर आपने बात कर ली तो आप समझ लीजिएगा कि आप बह जाएंगे उनकी बातों में, सही एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे। गुरुजी एक चीज पढ़े हैं हम, मुहूर्त चिंतामणि, वहां पे लिखता है कि अगर 12 साल से ज्यादा उम्र हो लड़की की तो यहाँ पे गुण मिलान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगर 12 से कम है तब करना चाहिए। तो हम गुण कहाँ मिला रहे हैं? हम तो कुंडली मिलान कर रहे हैं। जी गुरुजी। गुण मिलान तो अलग चीज हो गई जी। अगर कुंडली मिल गई, गुण मिलान की आवश्यकता नहीं। जी गुरुजी।
ठीक है, तो हम भी कह रहे हैं गुण मिलान तो एक ऐसा टूल हो गया जो सब लोग को आता है। इवन बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल देते हैं और कहते हैं हमारे 32 गुण तो मिल रहे हैं। कई बार हमारे पास ऐसा आता है कि हमने वो सॉफ्टवेयर से मिला दिया है, हमारे 34 गुण मिल रहे हैं, अब आप ये देख के बता दीजिए कि शादी अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी। और हमने देखा कि पहली शर्त नहीं लगी, हमने कहा शादी अच्छी बुरी छोड़िए, शादी होगी ही नहीं। वो लोग कहते अरे ऐसा कैसे, अभी तो सब कुछ तय हो गया, और पता चला कुछ ऐसा काम हो जाता है कि शादी होती ही नहीं। इसलिए उनकी बहकाओं में मत आइए, क्योंकि गुण मिलान तो आज हर सॉफ्टवेयर में दे दिया, मोबाइल ऐप में दे दिया है, सबको पता है कि कुंडली वही डाउनलोड करो, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो, मिल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो प्रेम संबंध वाले लोग हैं कि वो देख लेते हैं कि वो टाइम ऊपर नीचे कर लेते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे करके जहाँ पे एकदम 32-34 गुण मिलता है वही वाले टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और वो लाके फिक्स कर देते हैं। कहते देखिए यही हमारी। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, ऐसे लोग ही ज्योतिष को बाद में गाली भी देते हैं। तो जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे कुंडली बनाइए सब लोग, लड़के की कुंडली बनाइए, लड़के की कुंडली मिथुन लग्न की बनाइए, लड़के की कुंडली मिथुन लग्न की बनाइए। तीन, चार, 5, 6 बन गया गुरु जी। और मिथुन लग्न में लिखिए, लग्न में शनि राहु, लग्न में शनि राहु, जी हो गया। तीसरे भाव में सिंह राशि है, वहां पर बृहस्पति, छठे भाव में वृश्चिक राशि है, वहां चंद्रमा लिख लीजिए। सप्तम भाव में धनु राशि, केतु लिख दीजिए वहां पर। दसम भाव में मीन राशि है, वहां पे शुक्र, बुध और मंगल, शुक्र, बुध और मंगल। जी। 11वें भाव में मेष राशि है, वहां सूर्य लिख दीजिए। जो ऊपर लिख दीजिए लड़के की कुंडली, उसके बगल में लड़की की कुंडली बनाइए, उसके बगल में लड़की की कुंडली बनाइए। चौथे भाव में कौन से ग्रह बताए विद्या में? चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बताया। नहीं, वो मतलब तीसरे भाव में गुरु है ना, उसके बाद तीसरे भाव में बृहस्पति है, सिंह राशि की। जी। लड़की की कुंडली बनाइए, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए लड़की की। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए। बन गया गुरुजी। लग्न में सूर्य और बुध है, वृश्चिक राशि में। जी। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में राहु है। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, मीन राशि के। दसवें भाव में केतु और चंद्रमा है, सिंह राशि में। जी। 11वें भाव में शुक्र, शनि और मंगल है, कन्या राशि के। शुक्र, शनि, मंगल। लड़के की डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल 1945। 30/4/1945। समय है 9:27। दिन का, दिन एम है गुरु जी, 9:27 AM। दिन का समय है 9:27 और स्थान है दिल्ली। गुरुजी AM PM बता तो दिया, दिन का समय है 9:27 जी। 1945। जी, और स्थान दिल्ली है। लड़की की डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, 22 नवंबर 1951, 1951।
टाइम सवेरे 8 बजे, 22 नवंबर 1951, और प्लेस है मेरठ, यूपी। लड़के की कुंडली में जब उसका जन्म हुआ था तो शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर था। लड़के की कुंडली में जन्म समय में शनि महादशा में बृहस्पति का अंतर था, और लड़की की कुंडली में केतु की महादशा में बृहस्पति का अंतर था। केतु की महादशा में बृहस्पति का अंतर था। तो देखिए, मैंने कहा कि जो लड़की की जन्म समय की दशा है वह लड़के की कुंडली में लग्न सप्तम, लग्नेश, सप्तमेश से मैच करे। तो लड़की की क्या है? केतु, क्या है? केतु में बृहस्पति है ना जी जी गुरुजी, केतु में बृहस्पति है। तो देखिए, लड़की में। अब लड़की की जन्म समय की दशा कहाँ देखेंगे? लड़के में देखेंगे ना। जी जी तो लड़के में देखिए केतु कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम में। और बृहस्पति कहाँ पर बैठे हुए हैं? तृतीय में। नहीं, बृहस्पति तो खुद ही सप्तमेश हो गए, जी गुरुजी। और वो सप्तम को दृष्टि भी दे रहे हैं। तो लड़की की जन्म समय की दशा लड़के में मैच कर गई ना। हाँ जी, कर दी गुरुजी, अब बिल्कुल। ऐसे लड़के की जन्म समय लड़की में मिलाइए। लड़का क्या था? शनि बृहस्पति, शनि बृहस्पति, बृहस्पति कहाँ है? नहीं गुरुजी, लड़के में तो 5वें में। लड़के में केतु शनि है। बृहस्पति था, लड़की में केतु बृहस्पति है। जी तो लड़के जी, में गुरुजी। शनि बृहस्पति 5वें में है। 5वें से सीधा वो किसको देख रहे हैं? 7वें घर में सप्तमेश को देख रहे हैं। नहीं दिखा? जी 5वें घर में बैठ करके 11वें भाव में शुक्र को देख रहे हैं, और शुक्र कौन है? और मंगल को, और मंगल को भी देख रहे हैं। मंगल कौन है? लग्नेश है। तो बृहस्पति ने देख लिया। अब शनि देखिए जरा, शनि लग्नेश के साथ और सप्तमेश के साथ बैठे हुए, जी मैच कर गई। अरे जी गुरुजी। समझ में आया? जी गुरुजी। तो यानी हमेशा ही यही होता है कि जिसकी भी शादी होगी उसमें क्या होगा, उसकी जन्म समय की जो दशा और अंतरदशा है वो लड़के और लड़की में एक दूसरे में मैच करनी चाहिए। ये पहला सूत्र है। ये पहला सूत्र है। वो मैच करना चाहिए गुरुजी। जी क्या? दशा दोनों मैच करना चाहिए कि हाँ, एक दशा और अंतरदशा दोनों, दशा और अंतरदशा दोनों ही मैच करनी चाहिए, तभी वो शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। तभी वो शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। समझ में आ गया आपको? जी गुरुजी। और एक एग्जांपल हम आपको सिस्टम से दिखाते हैं। गुरुजी मेरी तो मैच नहीं कर रही है। अच्छी बात है, हो सकता है आपके हाथ में जो कुंडली वही गड़बड़। जन्म समय की दशा अंतरदशा आपको पता है? हाँ जी पता ही, देखो पता है तो फिर देखिए, पहले जन्म समय की दशा अंतरदशा देखना है। गुरुजी मंगल और शुक्र की थी उस टाइम। भाई ये बंद कर लें, कोई भी है जो। भाई अपना पीछे से माइक बंद कर माइक बंद कर लो ना। कौन ये? गुरुजी जी, एक दिखाते हैं हम आपको कुंडली।
ये दिख रही कुंडली आपको? ये कुंडली आपको दिख रही है? जी गुरुजी। देखिए, ये 1 नंबर का मतलब हो गया, 1 नंबर का मतलब है कि जो 1 नंबर में डेट ऑफ बर्थ पड़ी है, और 2 नंबर का मतलब जो 2 नंबर में पड़ी है। तो 1 वाले को 2 में देखेंगे, 2 वाले को 1 में देखेंगे। देखिए, चंद्रमा यहाँ से नहीं, यहाँ से देख लेंगे, ग्रह स्पष्ट है ना। देखिए, देखिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, राहु की नक्षत्र में है, दिख रहा है आपको? 1 नंबर में देखिए, चंद्रमा किस नक्षत्र में दिख रहा है जी? 1 नंबर में गुरुजी तो राहु की महादशा होगी, और उसके आगे अंतर लिखा है, तो गुरु की अंतरदशा, यानी 1 नंबर वाला राहु की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में पैदा हुआ है। तो चलो पहले हम 1 को कहाँ देखना है? 2 में। ये देखिए 2 है ये। तो राहु और गुरु, देखिए राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, और गुरु देखिए, गुरु लग्नेश के साथ आ गए। नहीं समझ में आया? आपके मंगल के साथ। हाँ जी गुरुजी। हाँ भाई, यहाँ आप देखिए 1 नंबर में देखिए चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वही महादशा होती है, और चंद्रमा जिस उसके सब नक्षत्र में जाएंगे अंतर में, वो उसकी अंतरदशा आती है। तो चंद्रमा न मल नक्षत्र यानी महादशा, अनमल अंतरदशा यानी गुरु की अंतरदशा। ये जन्म समय की है, जन्म समय की लेनी, अभी की नहीं लेनी। तो राहु सप्तम भाव में बैठ गए और गुरु यहाँ पर बैठ गए। गुरु लग्नेश के साथ आ गए, यानी कि 1 नंबर वाला 2 नंबर के साथ मैच कर गया। अब 2 वाला देखिए जरा, 2 वाला, 2 में चंद्रमा नक्षत्र कौन सा है? शनि का, और अंतर भी शनि का है। तो शनि देख लेना है, तो 2 वाले को 1 में देखें, 2 वाले को 1 में देखें। शनि यहाँ पर बैठे हुए, शनि यहाँ पर बैठे हुए ना, तो शनि 1 2 3, शनि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये तो मैच नहीं कर रहे, फिर गड़बड़ कर दिया क्या? शनि 2 वाले का शनि और शनि है ना, नक्षत्र शनि और अंतर भी शनि, चंद्रमा का। हाँ, तो 2 को 1 में देखेंगे हम लोग, 2 को 1 में देखिए, 1 में देखिए शनि यहाँ पर आ गए, शनि यहाँ पर आ गए, ठीक तो हो गया। देखिए मंगल यहाँ चलित में है ना, मंगल दिख रहा है आपको प्लस? जी गुरुजी जी। तो जब ये चलित में जाएंगे तो शनि की दृष्टि आ गई जी, चलित में शनि की क्या आ गई? दृष्टि आ गई, दृष्टि। तो बस एक ही तो ग्रह मिलाने थे, क्योंकि यहाँ महादशा और अंतरदशा तो एक ही है, तो किसी से भी मैच कर जाते। दोनों दशाएं मैच करनी चाहिए, तो दोनों यहाँ तो दोनों एक ही थी, मैच तो कर गई। नहीं समझ में आया? आगे गुरुजी। ऐसे इस प्रकार से देखना है। तो हम लोग यहाँ पे किसी को भी देख करके किसी का भी इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। देखिए एक हमने भी नहीं देखा कभी, एक मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनका मिला के देखिए, चंद्रमा देखिए 1 नंबर का 2 में देखना है। एक चंद्रमा है, चंद्रमा की नक्षत्र सूर्य और शनि की दिख रही है आपको? जी। आइए जरा 1 को 2 में मिलाइए, 2 ये हो गए,
तो सूर्य ये रहे, सूर्य देखिए, सूर्य मंगल के साथ आ गए। मंगल कौन है? सप्तमेश। ये देखिए सूर्य मंगल के साथ आ गया। सूर्य के बाद क्या देखना है? एक वाले को 2 में देखना है ना। कौन सा हम लोग देख जी रहे हैं? गुरु जी, सप्तमेश नहीं है मंगल। हाँ, सूर्य और शनि देखना है ना। तो सूर्य तो सप्तमेश सूर्य जो है सप्तमेश के साथ आ गए। अब शनि देखिए, शनि कहाँ है? शनि भी वहीं बैठे हुए हैं, शनि भी वहीं बैठे हैं सप्तमेश के साथ। हो गए, दोनों मैच कर गए। अब आते 1 को 2 में देख लिया, 2 को 1 में देखना है। तो चंद्रमा देखिए क्या है? सूर्य और राहु। यहाँ देखिए चंद्रमा क्या है? सूर्य राहु है ना। तो देखिए सूर्य, गुरु जी, सूर्य और राहु। तो सूर्य 12वें भाव में है। नहीं मैच कर रहा है क्या? करेगा, देखते हैं। सूर्य और राहु 10 1 2 3। पहले सूर्य का देख ले। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ कौन है? बुध गुरु केतु। बुध गुरु केतु। अच्छा, कोई बात नहीं। तब हम लोग कहाँ, अगर यहाँ नहीं मैच करेगा तो कहाँ चले? बताइए। यहाँ नहीं मैच कर रहा तो क्या करेंगे? मना कर रहे हैं गुरु जी। नक्षत्र में देखेंगे, नक्षत्र में देखेंगे। तो सूर्य और राहु। अब देखिए सूर्य किसकी नक्षत्र में है? सूर्य राहु की नक्षत्र में है। पहले तो देखा चंद्रमा, देखा सूर्य राहु की नक्षत्र में है। या ऐसे देख लेना, चंद्रमा किसकी नक्षत्र में है? चंद्रमा हो गए, चंद्रमा खुद सूर्य की नक्षत्र में आ गए। वो तो खैर आएंगे ही आएंगे। चंद्रमा सूर्य की नक्षत्र में आ गया और सूर्य का चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं हो रहा है। और सूर्य राहु की नक्षत्र में आ रहे हैं। चलिए शनि देखिए कहाँ से आ रहे हैं। शनि मंगल की नक्षत्र में है और मंगल तो राहु के साथ तो मैच कर गए। देखिए शनि जो है मंगल की नक्षत्र में है, दिख रहा है आपको? ये रहा जी। और राहु देखिए उसी के साथ बैठे, एक मिल गया, दूसरा भी संबंध निकाल दिया। जी तो हमें क्या देखना है? सूर्य का संबंध देखना है, सूर्य का संबंध देखना है। सूर्य राहु की, चंद्रमा राहु की नक्षत्र, सूर्य की नक्षत्र में बैठे हैं। तो चंद्रमा जब सूर्य की नक्षत्र में बैठे हैं तो वही से मैच कर जाएगा खुद ही। जब शनि देख लेते हैं, शनि मंगल की नक्षत्र में बैठे हैं। लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश लग्न। हाँ तो देखिए ना, अरे हो तो गया ना। जो ये शनि है या सूर्य राहु, तो शनि की जो सर दशा अंतर दशा तो जन्म समय की देखेंगे ना। जी जी जी, उसी की देखेंगे, उसी की देख रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि जो शनि है, शनि की दृष्टि तो 10वें घर में जा रही है ना। शनि की दृष्टि 10वें घर में जा रही है। सूर्य, अच्छा सूर्य राहु लेना हम लोगों को ना। सूर्य कहाँ गए? 12वें घर में आ गए। जी। बुध और शनि शुक्र राहु। तो खैर चलो, हमने राहु को तो, सूर्य का नहीं मैच कर रहा है इनमें सूर्य का तो मैच नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से। सूर्य राहु की नक्षत्र में है। अच्छा सूर्य राहु की नक्षत्र में है ना, तो राहु तो आपका यहाँ पे मंगल के साथ तो बैठे हुए हैं, देखिए जी। हाँ, और वो जो, हाँ राहु तो मंगल के साथ बैठे हुए हैं ना भाई। सूर्य राहु की नक्षत्र में और ये क्या नाम है, जो शनि है, शनि क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि शनि मंगल की नक्षत्र में है। मंगल के साथ राहु का खुद ही कनेक्शन हो गया, तो सूर्य का भी कनेक्शन हो गया। जब भी दशा न दिखे आपको तो आप नक्षत्र देख लें। नक्षत्र कैसे, किसका देखेंगे? लग्नेश का और सप्तमेश का। उसके साथ उसकी दशा मैच कर जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर
जो क्या नाम है, सूर्य हमारा मैच नहीं कर रहा था, तो देखिए शनि जो है वो मंगल की नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। राहु और मंगल का यहाँ पर योग बन गया है, तभी शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। समझ में आ गया? जी गुरुजी। जी। एक और लगाते हैं, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता। वो नहीं है हमारे पास। चलो इससे लेते हैं, देखो मिलता है। देखिए ये देखिए यहाँ पर एक नंबर का 2 में देखेंगे। चलिए एक नंबर लिया, यहाँ पे चंद्रमा देखिए क्या केतु और गुरु में है ना, चंद्रमा किसमें, केतु और गुरु में। तो देखिए यहाँ पे गुरुजी कहाँ से पता चल रहा है चंद्रमा केतु गुरु में? ये देखिए ये जहाँ ग्रह लिखा है, ये ग्रह जी, तो चंद्रमा किसकी नक्षत्र में, केतु की, और अंतर क्या है, गुरु का। तो जिसकी नक्षत्र होती है उसी की महादशा होती है।